Hello everyone, welcome to VV Law. Today we will discuss some important MCQs on the subject of Code of Civil Procedure. Before that, you can follow me on the Telegram channel, that is VV Law. The link to the channel is given in the description box. Before we start with our video, I want to inform you that Unacademy is starting a batch on 9th of June. The batch is for duration of 1 year, and this batch is going to be headed by these 5 educators, that is Karan Sangwan, Siddharth Dubey, Fizan Khan, Rashni Joshi and Ritu Dhawan. In this batch, there will be comprehensive coverage of all the subjects. So you can join this batch, and for to join this batch you have to take the plus subscription, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको वो सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हो। तो ये तो था हमारा फर्स्ट बैच जो कि 9th ऑफ जून को स्टार्ट हो रहा है। देर इज अनदर बैच दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन द 15th ऑफ जून। ठीक है, 3 हफ्ते में स्टार्ट हो रहा है। दिस बैच इज ऑल्सो फॉर 1 year एंड इसमें भी 5 एजुकेटर्स हैं एंड दिस विल बी हेडेड बाय द अनिल खन्ना एंड हिज टीम। So for to join these batches you have to take the plus subscription. वो सब्सक्रिप्शन अब आपको कैसे ले सकते हो आप? देर आर डिफरेंट प्लान्स दैट द अनअकैडमी प्रोवाइड्स फ्रॉम 1 month टू द 24 months। ठीक है, 1 महीने का भी आप प्लान ले सकते हो या फिर आप 2 साल का भी ले सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, उसमें आपको सारा कुछ एक्सेस मिलेगा, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, नोट्स मेकिंग, लाइव पोल। ठीक है, आप क्लास में लाइव एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, लैंग्वेजेस कवर होंगी, सब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, जितने आप हमने अभी देखा कि एक 9 जून को स्टार्ट हो रहा है बैच, एक 15th ऑफ जून को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अभी लॉ में हो एंड you want to prepare for the judiciary, then go for this plan, that is 24 months plan. This will be more convenient for you. And if you have done your LLB और आप ऑलरेडी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, then this 12 months plan और 18 months plan will be more convenient for you. तो अदर इंफॉर्मेशन, हाउ टू एक्सेस द स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस। ठीक है, आप स्पेशल लाइव क्लासेस को फ्री में कैसे अनलॉक कर सकते हो, उसका सारा मैं इंफॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यूज दिस कोड, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है देन यूज विद दिस कोड, यू विल गेट 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी प्लान पे। So let's start with our important questions of CPC. Our first question is, what further suit is dealt under which of the following in CPC? Section 11, 16, 13 or 12? So the right answer to this question is section 12. सेक्शन 12 बार करता है कि एक सूट, ठीक है, आप दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकते हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है प्लेंटिफ को कि इसके बाद वो उसको प्रिक्लूड कर दिया जाता है कि वो दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकता। मोस्टली स्टूडेंट्स सेक्शन 11 और 12 की प्रोविजन में इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट दिस इज गिवन इन सेक्शन 12। 11 में आपको रेस जुडिकाटा की प्रोविजन दी हुई है, जहां पे सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो आप सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज। बट यहाँ पे क्या है सेक्शन 12 में कि ये बार करता है कि फर्दर सूट पे जहाँ पे आपने कुछ ऐसा किया है, सपोज, ठीक है, जैसे हम ऑर्डर 9 में देखते हैं कि अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है ऑन द डेट ऑफ द हियरिंग ऑफ द सूट एंड डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, तो प्लेंटिफ को क्या है, प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, सो दैट विल फॉल अंडर सेक्शन 12 में। So bar to further suit is given in section 12. Next question. Order 9 CPC deals with appearance of parties, non-appearance of parties, both or none of the above. So the right answer to this question is both. It deals with both, that is appearance of parties as well as non-appearance of parties. So the right answer is C option, that is both. Next question. Under Order 9 Rule 2 CPC, where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay the cost, कोर्ट क्या करेगी जहां पे, ठीक है, सी प्लेंटिफ क्या करता है, ठीक है, प्लेंटिफ को जो समन्स, सबसे पहले प्लेंट फाइल होती है, प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट फाइल करता है, उसके बाद कोर्ट क्या करती है, समन्स सेंड करती है डिफेंडेंट को बुलाने के लिए। ठीक है, और कॉस्ट किसको देनी होती है समन्स की, वो प्लेंटिफ करेगा कॉस्ट। अगर प्लेंटिफ ने, ठीक है, समन्स सर्व नहीं हुए क्योंकि प्लेंटिफ ने फी ही नहीं पे की, उसने कॉस्ट ही नहीं पे की, तो कोर्ट क्या करेगी, डिसमिस कर देगी सूट को, मे ऑर्डर फॉर समन्स एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्ट, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो द कोर्ट में डिसमिस द सूट, कोर्ट क्या कर सकती है, सूट को डिसमिस कर सकती है। बट ऐसे सूट को रीस्टोर भी किया जा सकता है, ऐसे सूट को क्या है, आप रीस्टोर भी कर सकते हो अंडर रूल 3 CPC।
कौन से रूल के अंडर, ठीक है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हो अंडर द, ठीक है, दिस रूल, दैट इज रूल 3 CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, under Order 9, Rule 5 CPC empowers the court to dismiss the suit when summons are unserved and plaintiff fail to apply for fresh summons within 7 days, within 4 days, within 3 days or within 10 days. So the right answer to this question is, right answer क्या है इसका, ठीक है, the right answer to this question is 7 days. तो 7 days के अंडर क्या करना होता है, कोर्ट को सूट डिसमिस कर सकती है अगर समन्स नहीं सर्व हुए हैं प्लेंटिफ को, ठीक है, और उसने फ्रेश समन्स अप्लाई नहीं किए हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट डिसमिस कर सकती है सूट को, ठीक है। सो दिस इज गिवन इन, ये कहाँ पे दिया हुआ है, दिस प्रोविजन इज गिवन इन ऑर्डर 9 रूल 5 CPC। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, अंडर ऑर्डर 8 रूल 3 CPC, ऑर्डर 8 रूल 3 CPC क्या कहता है, ऑर्डर 8 रूल 3 CPC, व्हेन डिफेंडेंट डिनाई एनी फैक्ट ऑफ प्लेंट, द डिनाइल टू बी, डिनाइल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्जाम्पलरी होना चाहिए, एम्बिगियस होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का कि स्पेसिफिक होना चाहिए। डिनाइल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर डिनाइल स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसको कोर्ट क्या मान लेगी कि उसने एडमिट कर लिए हैं, दिस इज गिवन इन रूल 5। अगर डिनाइल स्पेसिफिक नहीं होगा तो उसको कोर्ट मान लेगी कि डिफेंडेंट ने वो चीजें एडमिट कर ली हैं, बट कहाँ पे नहीं मानेगी, जहाँ पे डिसेबिलिटी है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर पर्सन माइनर है या अनसाउंड माइंड है वहां पे नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है, जो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था ऑर्डर 9 रूल 3 में आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। दिस इज रूल 4, ठीक है, 3 नहीं है, दिस इज रूल 4, उसमें तो डिसमिस हो जाता है जब दोनों पार्टीज अपीयर नहीं होती है 3 में, आप 4 में इसको रीस्टोर कर सकते हो। Let's see next question. Under Order 8, Rule 6 CPC, particular of a plaint to be given in. Particulars plaint के आप कहाँ दे सकते हो, plaint में, written statement में, ठीक है, both, none of the above. जो Order 8 Rule 6 CPC है, ये किस चीज से डील करता है, it deals with set off. सेट ऑफ क्या होता है कि अगर सपोज ए है, ठीक है, और एक बी है, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि मुझे इससे 10,000 रुपीज लेने हैं, और बी ने सूट फाइल किया ए के अगेंस्ट कि मुझे इससे 2,000 रुपये लेने, तो वो डिफेंडेंट क्या करेगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिख देगा ताकि कोर्ट इसको सेट ऑफ कर दे, और जो है, ठीक है, 8,000 रुपये ही लेने रहते हैं। तो अंडर 8 रूल 6 CPC, पर्टिकुलर्स ऑफ ए प्लेन दैट इज सेट ऑफ के किस में लिखे जाएंगे, दैट विल बी रिटर्न इन द रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि डिफेंडेंट लिखता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, बोथ और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 किस चीज से डील करता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स पे। फुट ऑफ द नोट पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को वेरीफाई करना होता है कि जो भी उसने प्लीडिंग्स में लिखा है दैट इज ट्रू टू हिज नॉलेज, ठीक है, और जो भी उसने एडवाइस, लीगल एडवाइस सॉर्ट की है उसके बिहाफ पे, दैट इज, ठीक है, उसको पता है ये चीज, दैट इज ट्रू टू हिज नॉलेज। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर ऑर्डर 7 Rule 3 CPC, where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain the reflection of the property, contain a description of the property sufficient to define it, both A and B, none of the above. So the right answer to this question is B. ठीक है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, उसकी आपको जो है प्लेंट में सही डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, कंटेनर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि उसको कोर्ट डिफाइन कर सके जो भी उसकी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी उसकी डायरेक्शंस हैं, ताकि कोर्ट को ये चीज पता चल सके कि वो कहाँ पे है, कितनी है वो प्रॉपर्टी। सो आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, where a plaint does not disclose the cause of action, it is liable to be returned, rejected, amended or none of the above. तो जहां पे प्लेंट डिस्क्लोज ही नहीं करती है कॉज ऑफ एक्शन, तो ऐसी प्लेंट क्या कर देगी कोर्ट विल रिजेक्ट दिस प्लेंट, एंड दिस इज गिवन इन ऑर्डर 7 रूल 11 दैट डील्स विद द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। उसमें आपको ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11 कि कौन से बिहाफ पे कोर्ट जो है प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है, दिस इज गिवन इन ऑर्डर 7 रूल 11।
कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा, जो कि इसेंशियल फैक्ट्स हैं, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि क्या डिस्प्यूट है, क्या रिलीफ चाहिए, क्या फैक्ट्स है केस के। तो कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, बट जो डिफेंडेंट है वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 13, तो उसको प्रिक्लूड नहीं करती है कोर्ट फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट। नेक्स्ट, our last question is डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन। डिक्री होल्डर को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, सीपीसी में सेक्शन 23, 24, 25 और 26, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है सीपीसी में, इट इज डिफाइंड इन 23। so where it is defined, it is defined in 2 subsection 3. So these were some important MCQs. I have tried to explain it to you so that आपको concept clear हो जाए CPC का। Thank you so much guys. Subscribe the channel and press the bell icon for notification. Bye bye. Take care.